अब इसको पहले समझते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रोविजन को डिस्कस करें। दृश्यमान स्वामी कौन? जो देखने से स्वामी लगे। कोई पर्सन है ए, इस प्रॉपर्टी से संबंधित देखने में वो स्वामी लग रहा है। मतलब स्वामी कैसे लगेगा? इसके जो डीड है, टाइटल डीड पर इसका नाम हो, इस प्रॉपर्टी पर इसका पोजीशन हो, इस संपत्ति पर इसका कब्जा हो, और इसका कागज अगर उठा के देखें तो भी इस प्रॉपर्टी पर इसी का नाम है। देखने से क्या लग रहा? देखने से लग रहा है कि ये, अभी मैं इसी की बात कर रहा था, महोदय का घर 200 मीटर दूर है यहाँ। तो ये क्या है? पोजीशन। अगर उसका है डीड, उसका डीड पर नाम उसका है, तो देखने से लग रहा है ना ये, लेकिन एक्चुअल में ये ओनर नहीं। अब अगर एक दूसरा व्यक्ति जो है, जिसको ये लगता है कि यही ओनर है और इसने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दी, तो क्या ये ट्रांसफर वैलिड होगा कि नहीं? ये सेक्शन यही बताता, कहता है यस, कि अगर कोई पर्सन देखने से ओनर लग रहा है, भले ही वास्तव में ओनर नहीं है, और उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर करता है किसी पर्सन को, और वो जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो कंसिडरेशन के साथ उस प्रॉपर्टी को लेता है और गुड फेथ में लेता है, जांच पड़ताल बरत के लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी का ये ओनर होगा, भले ही ये ओनर नहीं। अब बात समझ में आ गई? पूरी कहानी हमारी क्या चलने वाली है? यही है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। मतलब जो देखने में स्वामी है लेकिन वास्तव में स्वामी नहीं है, वो भी ट्रांसफर कर देगा तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि अच्छा, जब वो मालिक नहीं है तो कागज में उसका नाम कैसे आ जाएगा? पोजीशन तो आ सकता है लेकिन नाम कैसे आ जाएगा? उसको भी दूर कर लेते हैं। मतलब ये कि ऐसे ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा ट्रांसफर कब वैलिड होगा, उसके लिए क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन है? बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें निकल के आ जाएंगी अपने आप। अच्छा, उससे पहले रुक जाइए एक सेकंड, पहले एसेंशियल से पहले अब रूल तो समझ ही गए कि क्या है। रूल जो है, ये रूल आया है, इस एक सूत्र हम लोग लॉ में पढ़ते हैं, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट। एक रूल है ना, मैगजीम पढ़ते हैं हम लोग, लैटिन मैगजीम है, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है नो पर्सन, नो पर्सन कैन ट्रांसफर better title which no one can better title which he has himself। इसका हिंदी में मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने से, अपने से बेहतर हक, बेहतर हक किसी को अंतरित नहीं कर सकता, अंतरित नहीं कर सकता।
ये जो सेक्शन 41 में जो प्रोविजन है ना, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर का जो रूल है सेक्शन 41, वो इस रूल का एक्सेप्शन है। जो ये रूल कहता है नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट, यानी कोई पर्सन अपने से बेटर टाइटल दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, ये इस रूल का एक्सेप्शन सेक्शन 41 में पड़े। और ये सिर्फ सेक्शन 41 में ही नहीं, ऐसे बहुत से प्रोविजन है जो इस रूल को एक्सेप्शन होता है। अब इस कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पास है आप दूसरे को उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर किसी प्रॉपर्टी में हमारा हक ही कम है तो हम दूसरे को देंगे तो उतना ही ना दे सकते हैं, कैसे ज्यादा दे सकते हैं। तो ये जो रूल है कभी कभी लागू नहीं होता, कभी कभी लागू नहीं होता। मतलब जैसे यहां पर व्यक्ति के पास ओनरशिप है नहीं, यहां हमने क्या देखा, उसके पास ओनरशिप थी नहीं, लेकिन जिसको ट्रांसफर किया उसके पास उस प्रॉपर्टी से संबंधित हक था, उससे ज्यादा हक उसने दूसरे को दे दिया। तो वो जो सूत्र है कि नो पर्सन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल विच ही हिमसेल्फ हैज, अब ऐसे सूत्र का ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 41, कि कोई व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में अपने से बेहतर हक भी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। और बहुत से ऐसे मामले अभी आगे भी हम लोग प्रोविजन में भी देखेंगे। अब इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो यही होगा ना कि जो जज नहीं है वो दूसरे को जज नहीं बना सकता, ये अपने से बेहतर नहीं बना सकता किसी को, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी होता है। यही है कि जो जज नहीं है वो भी जज बना सकता है। एक केस पर पहले देख लीजिए, ये केस जो है ना, अरे ये जो प्रोविजन है सेक्शन 41 में, ये राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन, राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन की केस है। के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत को लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन दिया गया। राम कुमार कुंडू प्री में सवाल में अक्सर पूछा जाता है इसमें कौन सी धारा से कौन सा केस संबंधित है, तो राम कुमार कुंडू। अब आप सोचिए कि हम आप ऑस्टेंसिबल ओनर का ट्रांसफर वाला रूल लिख दें और राम कुमार कुंडू की केस ही नहीं, काम अधूरा आपने सोचा। कुछ चीजें जरूर आनी चाहिए। अभी उसके बाद भी हम कुछ केसेस बताएंगे, जरूरी नहीं कि उस केस का नाम लिखें, लेकिन अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन की केस आनी ही चाहिए, क्योंकि इस केस के डिसीजन ये प्रीवी काउंसिल ने दिया था डिसीजन, और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बनने से पहले ही था। ये टीपीए जो बना था उससे पहले की ये केस है। तो उस केस में जो प्रीवी काउंसिल ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट को ही लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन मिला, यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के द्वारा लॉ बनाई गई। तो सेक्शन 41 में वही प्रोविजन है जो जजमेंट किया। ठीक, तो एक शुरुआत का ये एक का तरीके से इंट्रो है कि दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित प्रावधान को जब आप डिस्कस करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि ये नेमो डाट क्वाड हैबिट का जो रूल है, उस रूल का एक्सेप्शन सेक्शन 41 में बताया गया। और ये रूल आया कहां से, तो राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन के केस में जो प्रीवी काउंसिल ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को ही
सेक्शन 41 में उतार दिया गया, यानी उसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा कानून बना दिया। ठीक, अब इतना तो आप समझ ही गए, इतनी तो बात क्लियर हो ही गई है कि कोई ऐसा पर्सन जो देखने में ओनर लग रहा है वास्तव में ओनर नहीं है, वो भी ट्रांसफर करेगा तो वैलिड ट्रांसफर हो जाएगा। अब लेकिन उसके लिए शर्तें क्या है, शर्तें क्या है? ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा किया गया हो, ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया हो? किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया ट्रांसफर? ट्रांसफर किसके द्वारा किया गया? हाँ, लिख रही हो ही पक्का? ट्रांसफर जो है दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया। दूसरी शर्त, ऐसा ऑस्टेंसिबल ओनर ऑस्टेंसिबल ओनर एक्चुअल ओनर के कंसेंट से ऑस्टेंसिबल ओनर बना। मतलब ऐसा दृश्यमान स्वामी, वास्तविक स्वामी की सहमति से वो दृश्यमान स्वामी बना। ठीक ना? ऐसा दृश्यमान स्वामी वास्तविक स्वामी की सहमति से बना हो, जबरदस्ती नहीं बन गया है, उसी ने बनाया है, कह सकते हैं इस तरीके से, उसी ने बनाया है। तीसरी चीज, ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन हो, सप्रतिफल हो। अंतरण कैसा हो? सप्रतिफल हो, यानी प्रतिफल के साथ किया गया। ट्रांसफरी एक्चुअल ओनर का पता लगाने में सम्यक सावधानी बरती हो। ट्रांसफरी समझते हैं कौन होता है? अंतरिती ने उस प्रॉपर्टी को जब खरीद रहा था तो उसके एक्चुअल ओनर का पता लगाने का ड्यू केयर कहते हैं ना, सम्यक सावधानी बरतना, मतलब जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए थी उतनी सावधानी उसने बरती। और लास्ट है ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी को
गुड फेथ में प्राप्त किया था। हाँ, वैसे ही है लगभग। अब देखिए ये पांचों चीजें आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, तभी हम आगे बढ़े। ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा हो और वो ऑस्टेंसिबल ओनर एक्चुअल ओनर के कंसेंट से बना हो। ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन हो, ट्रांसफरी ने उसको खरीदने के लिए सम्यक सावधानी बरती थी और गुड फेथ में प्रॉपर्टी को प्राप्त किया था, ये मान के कि अच्छा यही स्वामी। मन में याद कर लीजिए। सम्यक सावधानी का मतलब ये होता है, इसलिए इस तरीके से ड्यू केयर शब्द का प्रयोग होता है कि कोई चीज जब आप खरीदते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो जितनी एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जितनी सावधानी बरतता है या बरतना चाहिए, उस सावधानी को हम सम्यक सावधानी करते हैं। जैसे अगर आप कोई छोटी मोटी चीज किताब खरीदने जाते हैं तो उसके प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन जमीन खरीदने जाते हैं तो आप 50 तरीके की चीजों को पता लगाएंगे कि वो जमीन किसके नाम से है, रजिस्ट्री हमको कौन कर रहा है, ये इससे पहले किन के 12 साला निकलवाएंगे, सावधानी बरतते हैं ना। तो यही है कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जितनी सावधानी बरतता है संपत्ति खरीदने में, उसने उतनी सावधानी बरती थी। इसी को हम सम्यक सावधानी करते हैं, उचित सावधानी। अंजलि गुड मॉर्निंग। पांचों हो गया यार। पढ़ाता मैं लगभग हिंदी में हूं, लेकिन सिलेक्शन ज्यादा हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का होता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हिंदी वालों को मलाई मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, पढ़ा रहा हूं, बच्चा क्लास कर भी रहा है, लेकिन सोच कुछ और रहा। ये मैंने महसूस किया है कि जैसे अब आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ ही नहीं रहा, सब मलाई मिल रही है, एकदम छपा छपाया इसेंशियल मिल रहा, केस मिल रहा, डिटेल मिल रहा, लिखवा दे रहे हैं, तो उसके दिमाग पर जोर नहीं पड़ रहा, तो वो पढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग अपने काम में लगा हुआ है, एंगेज है कि इसके पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, दोस्त के साथ ये करना है, वो करना है, ये वो प्लानिंग चल रही है उसकी, तो दिमाग में वो चीज नहीं है जो वो कर रहा है। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को लगातार उसको दिमाग इसलिए एंगेज है क्योंकि वो ट्रांसलेट करना चाहता है। तो जब ट्रांसलेट करेगा तो इसका मतलब है दिमाग उसका इधर उधर भटकेगा नहीं, उसका उसी प्रोविजन पर दिमाग है। अब इसी वजह से मैं ये उपाय लगाता हूं कि बीच बीच में जो टर्म है वो इंग्लिश के डाल देता हूं, तो इससे असुविधाजनक भी नहीं होगा दोनों के लिए, और हिंदी वालों के लिए भी दिमाग थोड़ा सा खुला रहेगा कि वहां पे वो सोचेंगे कि ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा मतलब किसके द्वारा, दृश्यमान स्वामी के द्वारा। फिर यहाँ बीच बीच में जो आ गया ना एक्चुअल ओनर, अब वो दिमाग लगाएंगे कि एक्चुअल ओनर किसको कहते हैं, अच्छा वास्तविक स्वामी को। तो थोड़ा सा उनका जो अपियरेंस मेंटल का दिमाग का है वो यहीं पर रहेगा, इधर उधर भटकेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एकदम पैसिव हो जाएगा ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। सुने हैं कि जिन लोगों का पेट निकला रहता है उनको ये जूते की बद्दी बांधने में दिक्कत होती है, हमारा तो नहीं निकला है फिर भी दिक्कत हो रही है। ये हो गया। अब एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली शर्त क्या थी कि ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा किया गया। ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा किया गया। अब सबसे पहला सवाल
कि ऑस्टेंसिबल ओनर है कौन, दृश्यमान स्वामी कौन है, दृश्यमान स्वामी कौन है। सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आएगा कि दृश्यमान स्वामी आखिर है कौन। वह व्यक्ति जिसका स्वत्व विलेख, स्वत्व विलेख मतलब होता है टाइटल डीड, स्वत्व विलेख में नाम हो, स्वत्व विलेख में नाम हो, उसका उस संपत्ति पर कब्जा हो, अर्थात किसी व्यक्ति में वास्तविक स्वामी के सभी लक्षण होते हुए भी जब वह स्वामी नहीं होता तो उसे दृश्यमान स्वामी कहते हैं। तो ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है, जो देखने से ओनर लग रहा, और देखने से ओनर ऐसे ही थोड़ी लगेगा कि उसकी शकल ओनर जैसी लगी, शकल से तो मतलब है नहीं। जब किसी व्यक्ति का उसके टाइटल डीड में जब हम निकलवा के देख रहे हैं कागज, तो उसमें नाम उसी का है, उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन भी उसी का है, तो हम क्या मान के चलेंगे, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति यही मानेगा ना, तो संपत्ति उसी की होगी जब कागज में उसका नाम है, पोजीशन उसका है। मतलब किसी व्यक्ति में ओनर के सब लक्षण होते हुए भी वो ओनर ना हो, तो उसको हम ऑस्टेंसिबल ओनर का। तो अब ऑस्टेंसिबल ओनर, ये स्थिति होती क्या है, सामान्यतया ऐसी स्थिति तब होती है जब प्रॉपर्टी बेनामी खरीदी जाती है, बेनामी खरीदी जाती है। बेनामी को इंग्लिश में भी बेनामी, उसके लिए एक्ट भी बना हुआ, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। बेनामी में अर्थ बता देता हूँ, बेनामी क्या होता है, ये बात इतना नोट कर लीजिए, मैं फिर उसके बाद समझाता हूँ। ऐसा तब होता है जब संपत्ति बेनामी खरीदी। अब बेनामी क्या है, बेनामी खरीदने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था ना, कि जब आदमी अवैध तरीके से संपत्ति कमाता था, तो वो रखे कहाँ, कैसे रखे, तो वो किसी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेता,
जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है और वो चाहे, अगर विधि में ऐसा था कि चाहे अगर तो वो अपने नौकर के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। प्रॉपर्टी के नौकर के नाम से खरीदने का मतलब क्या है? उस प्रॉपर्टी पर कब्जा हो सकता है कि नौकर का हो। टाइटल डीड्स में तो नाम नौकर का ही होगा क्योंकि वो उसी के नाम से खरीदी जा रही संपत्ति, तो वो नौकर के नाम से खरीद सकता है। लेकिन ओनर कौन होगा? यही है। ये कौन सा ओनर है? ऑस्टेंसिबल ओनर है। क्यों? क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट में नाम है, उसका पोजीशन भी हो सकता है, हो कभी कभी पोजीशन उन्हीं के पास होता था, कभी कभी पोजीशन नौकर के पास। तो अब क्या ये ऐसा संभव है? पहले होता था। अब जब बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 आ गया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 आ गया, तब हुआ कि नहीं, अब कोई व्यक्ति दूसरे के नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकता। आप जो है दूसरे के नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, और अगर आप दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदते हैं तो वही व्यक्ति उसका मालिक होगा जो उसका उस पर नाम है। बात ही खत्म कर दो, खरीदो अपने नौकर के नाम से। नौकर अगर बाद में पलट गया अपनी बात से कि नहीं हमारी ही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक्ट आने का ये फायदा हुआ। लेकिन एक्ट आया, इसका अप्लीकेशन नहीं हुआ भारत। होते हैं ना कि लॉ बन जाती है, उसकी इन्फोर्समेंट डेट रखी जाती है, इन्फोर्समेंट डेट रखी नहीं, वो लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि ये काम धड़ल्ले से होना भी जरूरी है। पैसे हम और आप तो ज्यादा कमा नहीं रहे, जो कमा रहे हैं वही कानून बना रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर ये था कि भाई ये हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम तो इतनी संपत्ति नौकर के नाम से खरीद के रखे हुए हैं, तो समस्या हो जाएगी। ये एप्लीकेशन कब आके हुआ? ये जब नोटबंदी हुई थी, सुना था ना आप लोगों ने? 2014 या 15 में ऐसे ही कुछ हुआ था, 16 में हुआ था। तो 2016 में जो है आके इसका एप्लीकेशन हुआ। ऐसे ही था, वो कानून बना था, वो लागू नहीं था। उसका एप्लीकेशन 2016 से हुआ। अब 2016 में सरकार ने कहा ना कि कर लो जमा। सब लोग क्या करने लगे कि 2.5 लाख रुपए तक फ्री था, तो 2.5 लाख रुपया इनके अकाउंट में, उनके अकाउंट में, उनके अकाउंट में, मतलब चाचा बुआ हर व्यक्ति के अकाउंट में भर डाले, तो 10-20 लाख तो ऐसे एडजस्ट करा डाले। उसमें ये हुआ कि कर लो, वो आदमी दे देता है सराफत से तब तो ठीक है, नहीं देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिसके अकाउंट में पैसा रहेगा सरकार मान के चलेगी कि वो उसी का पैसा है। अब आप उससे ले नहीं सकते कि हम दिए हुए। तो अब समस्या हो गई है। अब स्ट्रिक्ट रूल भी बढ़ते जा रहे हैं ना। अब आप जुडिशियरी में भी जाएंगे या किसी जॉब में जाएंगे तो आपको अपनी संपत्ति का लेखा जोखा हर साल देना है। इतना लेखा जोखा देना है कि आपकी पत्नी के पास कितने ग्राम सोना 2022 में कितने ग्राम था और 2023 में कितने ग्राम, इसका भी हिसाब किताब देना है। प्रॉपर्टी क्या बनाए, क्या बेचे, सब विवरण देना है। आप कैसे चोरी करेंगे? करने को तो व्यक्ति कर ही रहा है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये जो पहले बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाते थे, किसी दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ली जाती थी, अब उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब आप दूसरे के नाम से खरीद नहीं सकते, और अगर खरीद भी लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मालिक वही रहेगा जिसका नाम है, आप उससे ले नहीं सकते। आप ये साबित नहीं कर सकते कि हम मालिक। हाँ, बस वही चीज है, एकदम आप लोग सही समझ रहे हैं। वही चीज है कि भाई हम चूंकि नौकरी में हैं या हम किसी ऐसे पद पर हैं, तो हमारा हिसाब किताब सरकार लेगी ना हर साल की, हम कितना कमा रहे हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास काली कमाई आ रही है, उस काली कमाई से हम किसी के नाम से प्रॉपर्टी बना रहे हैं। सबसे ज्यादा तो जमीन ही बनाई जाती है। जमीन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिनमें पैसा प्रॉपर स्पीड से बढ़ता है, और उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसकी कोड़ाई कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस खरीद दिए, बस छोड़ दीजिए। अब वो रेट बढ़ रहा है, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट बिना कुछ किए वही माना जाता है। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन समझ में आ गया क्या क्या मामला था?
अब समझ में आया ना कि कैसे किसी का नाम भी हमने यहाँ लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे किसी का नाम भी होगा। कहाँ गया दृश्यमान स्वामी? अच्छा, कैसे किसी व्यक्ति का विलेख में नाम होगा, उसका उस पर कब्जा भी होगा, तब भी वो संपत्ति उसकी कैसे नहीं, वो उसी तरीके से उसके नाम से किसी और ने खरीदा है। तो ये दृश्यमान स्वामी वो होता है जो जिसके नाम पर होता है संपत्ति। अब ये कि जब नियम नहीं था, जिसे इतना कानून इतना सख्त नहीं था, और मतलब ये कि किसी और के नाम से संपत्ति खरीद लेने का अधिकार होता था कि खरीद सकते हैं आप, तो बाद में डिस्प्यूट होने लगा, लोग होशियार होने लगे, तो ये होने लगा कि नहीं, खरीद तो दिए बुआ के लड़के के नाम से, अब बुआ का लड़का दे ही नहीं रहा। सिखाने वाले हो गए ना, क्या बेवकूफ हो गया तो हो गया, रहने दो। कुछ दिन तक किसी का पैसा अगर आपकी जेब में कुछ दिन रह गया ना, तो फिर देने का मन नहीं करता। तो जमीन ही है, उसमें हमारा नाम है, तो क्या दिक्कत है। तो अब ये बड़ी समस्या आने लगी कि लोग इनकार करने लगे। तो अब ये होने लगा कि कैसे आखिर पता लगाया जाए कि जो व्यक्ति उस पर है वो एक्चुअल ओनर है कि ऑस्टेंसिबल ओनर, ये पता लगाया जाए। तो कोर्ट ने ही कुछ गाइडलाइन दी। तो क्या कहते हैं, वास्तविक या दृश्यमान स्वामी की परख कैसे हो। दृश्यमान स्वामी की परख। दृश्यमान स्वामी की परख, और इसके लिए एक तो केस, इंपॉर्टेंट केस है जो देख लीजिएगा, जय दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा। जय दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा। इस केस में कुछ गाइडलाइन दी गई कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का एक्चुअल ओनर है या ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये पता कैसे चले। हाँ पुष्पांजलि, कैसे पता चले, हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल ओनर। ये 1974 ऑस्टेंसिबल ओनर, हाँ 1974 की केस है, तो उसमें कुछ गाइडलाइन दी गई। और इस गाइडलाइन में जैसे क्या क्या चीजें कोर्ट देखेगी, जैसे क्रय धन का स्रोत, सोर्स, जो संपत्ति खरीदी गई है आपके पास पैसा कहां से आया। कब्जे का स्वभाव, कब्जे का स्वभाव, पक्षकारों के बीच संबंध, पक्षकारों के बीच संबंध। चौथी चीज, स्वत्व विलेख की अभिरक्षा, स्वत्व विलेख की अभिरक्षा। अभिरक्षा समझते हैं ना, कस्टडी ऑफ टाइटल डीड्स, स्वत्व विलेख की अभिरक्षा। समव्यवहार को, समव्यवहार को समव्यवहार को क्या कहते हैं, हाँ, बेनामी बनाने का मोटिव,
संव्यवहार को बेनामी बनाने का मोटिव। दूसरा है पक्षकारों का आचरण। पक्षकारों का आचरण। इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। जहां डिस्प्यूट हुआ कि ए और बी में कि बी कह रहा है हम ओनर हैं, एक्चुअल ओनर, ई एक्चुअल ओनर नहीं है, और कह रहा है जिसके कब्जे में संपत्ति का हम ही एक्चुअल ओनर। तो अब ये डिस्प्यूट होगा। अब इस डिस्प्यूट में कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख के ये बात तय की जाएगी कि वास्तव में एक्चुअल ओनर वो व्यक्ति है या ऑस्टेंसिबल वो व्यक्ति है जिसके कब्जे में वो संपत्ति। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रय धन का स्रोत। मान लीजिए हमने अपने नौकर के नाम से 1 करोड़ की संपत्ति खरीदी, उसकी नीयत बदल गई कि नहीं, संपत्ति तो हम मालिक हैं। तो अगर ये डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट इससे पूछेगी ना कि 1 करोड़ की संपत्ति भाई साहब तुम खरीदे कैसे? तुम नौकर हो, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आए कहां से थे? इसका मतलब तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, तो तुम तो एक्चुअल ओनर हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे खरीदने की ताकत नहीं है। खरीदा वही आदमी होगा जो कह रहा है। तो क्रय धन का स्रोत क्या है, इसके आधार पर कुछ अनुमान तो लग ही जाएगा कि कौन किसके पास सक्षम है, कौन खरीद सकता। कब्जे का स्वभाव ठीक है। पक्षकारों के बीच संबंध, रिलेशन कैसा है? जनरली आदमी ऐसा काम किसके प्रति करेगा? क्लोज रिलेशन में करेगा। नौकर के नाम कर सकता है, अपने बच्चे के नाम कर सकता है, किसी क्लोज रिलेटिव के नाम। तो क्या दोनों के बीच ऐसा संबंध था कि वो जो एक्चुअल ओनर है इतना बड़ा रिस्क ले सकता था उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीद के? रिस्क ले सकता था कि नहीं? तो वो ये भी ध्यान में रखा जाएगा। स्वत्व विलेख की अभिरक्षा किसके पास है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये कि हमने खरीदी तुम्हारे नाम से जरूर है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट किसके पास है? वो मेरे पास है, क्योंकि पैसा तो हम ही लगाया है ना। और अगर तुम एक्चुअल ओनर होते तो ये कागज तुम्हारे पास है कि नहीं है? भाई रजिस्टर्ड कार्यालय में नाम भले न उसका चढ़ा हो, लेकिन अगर हमने खरीदा है और हम अपने आप को मालिक बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उससे संबंधित कागज भी हम अपने पास रखें। तो स्वत्व विलेख की अभिरक्षा किसके पास है? संव्यवहार को बेनामी बनाने का मोटिव। संव्यवहार को बेनामी बनाने का मोटिव, जैसे वो संव्यवहार है जो ट्रांजैक्शन हुआ है प्रॉपर्टी का, क्यों आखिर दूसरे के नाम से कोई खरीदना? उसका मोटिव होगा ना, उद्देश्य होगा। ये उद्देश्य ये हो सकता है कि भाई तुम दूसरे के नाम से क्यों खरीदे, ये पूछा जाएगा एक्चुअल ओनर होने का जो दावा कर रहा है। तो ये बताएगा ना कि दरअसल मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ये है वो है, मुझे आय व्यय का लेखा जोखा देना पड़ता है, ये तमाम चीजें बताएगा। तो ये है कि अगर उसके पास मोटिव है कि सच में कोई व्यक्ति दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, क्योंकि अपने नाम से खरीदने पर रिस्क है, इसका मतलब उसी के पास मोटिव है कि दूसरे के नाम से खरीदे, ये भी हो सकता है। जैसे कभी कभी दिखाना पड़ता है ना कि एक्चुअल में हमारा नहीं है, ये दूसरे का है। जैसे संयुक्त परिवारों में ऐसा बहुत होता है कि जैसे संयुक्त परिवार अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए अच्छी चीज नहीं खरीद सकता, क्योंकि फिर उससे भाई को बुरा लगेगा, भतीजे को बुरा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, ससुराल से चीजें खूब मिलती। बच्चा नानी के यहाँ जाएगा, नानी के यहाँ से गिफ्ट मिल जाएगा, पत्नी नानी मायके जाएगी, वहां से खूब मिल जाएंगी। ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जो वहीं अलग हुआ फैमिली, नानी के यहाँ से मिलना बंद, क्योंकि खरीद व्यक्ति खुद ही रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नानी के यहाँ से मिला हुआ। यही चीज है यहाँ पर कि भाई बुरा लगता है, कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि सबके लिए बराबर करे, नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है कि खरीदता अपने ही है, लेकिन झूठा वहां से नाम लगा देता है। वही वाली बात है कि कोई व्यक्ति अपने नाम से नहीं खरीद सकता, क्योंकि उस पर सरकार की निगाह है, तो इसलिए वो दूसरे के नाम से खरीदता। तो मोटिव किसके पास है उस प्रॉपर्टी? पक्षकारों का आचरण। अब उनके कांडक्ट से कैसा लग रहा है कि क्या वो संपत्ति सच में एक्चुअल ओनर है
या ऑस्टेंसिबल ओनर है, उनके कांडक्ट से कुछ अनुमान। मतलब ये जो 6 पॉइंट हैं, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ये तय कर सकती है कि वो जो व्यक्ति जो उस किसी प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर होने का दावा करता है, क्या वो एक्चुअल ओनर है या ऑस्टेंसिबल। तो इसी आधार पर होता है। गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी वर्सेस सुमेन मुखर्जी। गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी वर्सेस सुमेन मुखर्जी की केस। गलत नहीं ना कहें बच्चों, सही कहे हैं ना। गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी वर्सेस सुमैन मुखर्जी। इस केस में ये था कि बच्चा ही विरोधी हो गया। एक हाँ पिता पुत्र थे, पुत्र के नाम से पिता ने खरीदी थी संपत्ति, पुत्र ही विरोधी हो गया, कहा हम ही मालिक हैं, तुम मालिक नहीं हो। अब पिता को और पुत्र के बीच में केस हुआ कि वास्तव में मालिक कौन। तो ये 6 पॉइंट जो है ना, सबसे पहले पॉइंट में ही पुत्र फंस गया। कहां से खरीदे, नानी के हाथ से मिला था। तो क्रय धन का स्रोत क्या है, उसके पास कोई स्रोत नहीं था जिससे वो खरीद पाए। दूसरी बात, दोनों के बीच ऐसा रिलेशन था जिससे पिता अपने पुत्र के नाम से संपत्ति खरीद सकता था। तो माना गया कि पिता ही एक्चुअल ओनर था, पुत्र जो थे वो ऑस्टेंसिबल ओनर थे। ये लिख लीजिएगा, नहीं बाद में भूल जाएंगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लिख लीजिए। भले आप क्लास में ही लिख रहे हो चाहे घर पे लिखते हो, लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखा करिए कि राइटिंग अपनी बेस्ट हो। ये नहीं कि अभी तो रफ कर रहे हैं तो घसीट दे रहे हैं और फेयर करेंगे तो अच्छा लिखेंगे, क्योंकि फिर जब एग्जाम में जाके लिखेंगे तो वो रफ ही हो जाएगा। तो गंदा लिखने की आदत ही मत डालिए। और अच्छा लिखने का मतलब सिर्फ सुंदर लिखना नहीं होता है, अच्छा लिखने का मतलब सिस्टमेटिक लिखना होता है। उसको सही तरीके से फ्रेम आंसर का या उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो पॉइंट उस टॉपिक की अच्छी होनी चाहिए। तो आदत में ही वो चीज लानी। एक बच्ची पढ़ती थी और हम पढ़ाते थे क्लास में ही। अब इतना हम लिखाने लगे हैं, पहले लिखाते थोड़ी थे। मैं बस समझा देता था, पॉइंट लिख देता था, लेकिन वो इतना बढ़िया ड्राफ्टिंग करती थी, उसकी आदत हो गई थी। 2-3 साल पहले उसकी आदत हो गई थी, इतना बढ़िया ड्राफ्टिंग कर लेती थी जैसे उसको किसी ने बताया हो कि ऐसे ऐसे कर लो। तुरंत 3 बताया तो 3 एरो बना के 3 कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसमें बहुत बढ़िया लाइव क्लास में कर लेते। तो ध्यान यही रखना है कि आदत में अच्छा लिखना है और अच्छा दिखना, अच्छा लिखना बहुत जरूरी है। कितना भी बढ़िया कंटेंट लिखे हो, अगर आपकी राइटिंग का मतलब राइटिंग सुंदर नहीं, उसका फॉर्मेशन सुंदर नहीं है, तो इसकी वजह से आपको 1 नंबर 2 नंबर कम ये हुई है। 20 नंबर का प्रश्न होगा तो ठीक राइटिंग वाले को अगर 12 मिल रहा है तो आपको 10, और अगर इसी प्रकार के 10 प्रश्न हैं तो 20 नंबर आप कम हो गए और बेमतलब का कम।
आपको सब पता था फिर भी 20 नंबर कम, और 20 नंबर बहुत है। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार। किस प्रकार के हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हम कि यह साबित करने का भार, साबित करने का भार कि वह वास्तविक स्वामी है या नहीं, रुक जाइए, कि जिसके पास या जिसके नाम से, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, वह उसका ऑस्टेंसिबल ओनर है। का ऑस्टेंसिबल ओनर है। ऑस्टेंसिबल ओनर है, यह साबित करने का भार कि जिसके पास या जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वह उसका ऑस्टेंसिबल ओनर है। एक्चुअल ओनर पर ही होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक्चुअल ओनर कौन? एक्चुअल ओनर का मतलब, एक्चुअल ओनर मतलब जो वास्तव में उसका स्वामी है। ऑस्टेंसिबल ओनर वो जो एक्चुअल ओनर नहीं है, वास्तव में उसका स्वामी नहीं है, लेकिन देखने से स्वामी लग रहा, क्योंकि कागज में नाम है, कब्जा है, ये सब चीजें हैं उसमें। देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, तो ये आप समझ लीजिए कि लॉ में एक सूत्र चलता है, रेस इप्सा लोक्यूटर। जानते हैं आप लोग क्या है ये? रेस इप्सा लोक्यूटर का सुना है कि नहीं? क्या है? हाँ? घटना समय पे, इसका क्या मतलब होता है? क्या? वो तो हम भी जानते हैं, समझ रही हो, समझाओ हमको। घटना स्वयं प्रमाण का क्या मतलब होता है? घटना ही इस बात का प्रमाण है कि ऐसा हुआ था, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तो जो रेस इप्सा लोक्यूटर एविडेंस एक्ट आप देखेंगे तो सेक्शन 106 में ये रूल इसका दिखता है कि जब दिखाई दे रहा है कि इसका कागज में नाम है, उसका कब्जा है, तो लॉ तो यही मान के चलेगी ना कि वही उसका मालिक है। और अगर आप कहते हैं कि वो मालिक नहीं है, मालिक तो हम हैं, वो केवल ऑस्टेंसिबल ओनर है, तो ये एक्चुअल ओनर पर ही ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये साबित करे कि वो जो दिख रहा है वो एक्चुअल ओनर नहीं। बात समझ में आई क्या है? यह साबित करने का भार कि जिसके पास या जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वह उसका ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये भार किस पर होगा?
एक्चुअल ओनर, यानी वास्तविक स्वामी पर ही होगा कि वो उसको अगर साबित करने में फेल हो जाए ना, तो वो जिसकी नाम से प्रॉपर्टी है उसी की मान ली। हमारा पहला ही पॉइंट जो था उसी को हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। हमने 5 पॉइंट बताए थे। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट था कि ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा किया गया। तो ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, ये उसकी परख क्या होगी, ये सब चीजों पर चर्चा हमने की। अब दूसरे पॉइंट पर दूसरा पॉइंट है ऑस्टेंसिबल ओनर एक्चुअल ओनर की सहमति से ओनर बना। अगर किसी की संपत्ति में हम अपना नाम लिखवा लें, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर ले, तो हम एक्चुअल ओनर थोड़ी हो जाएंगे और ऑस्टेंसिबल ओनर थोड़ी हो जाएंगे। ये तब होगा जब वो उसकी कंसेंट, और वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? कंसेंट जो है फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और ये फ्री कंसेंट होने के साथ साथ एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। मतलब प्रत्यक्ष या विवक्षित किसी प्रकार की सहमति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये प्रत्यक्ष सहमति ही। इसका मतलब फ्री कंसेंट होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? एक वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, और वैलिड कंसेंट का मतलब होता है कि वो माइनर की कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होती, अनसाउंड माइंड का पर्सन की वैलिड कंसेंट नहीं होती। तीसरी चीज, ट्रांसफर सप्रतिफल हुआ। कौन से ट्रांसफर की हम लोग बात कर रहे हैं? कौन सा ट्रांसफर है? हाँ, ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, और इन्होंने जिनको ट्रांसफर कर दिया था उसी ट्रांसफर की बात कि इस ऑस्टेंसिबल ओनर ने इनको ट्रांसफर कर दिया था, और उसके बदले में उसने कंसिडरेशन लिया। फ्री में नहीं दिया था। फ्री में दिया था तब ऑस्टेंसिबल ओनर का रूल लागू नहीं था। तो मतलब ये कि फ्री में नहीं दिया था, बल्कि ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन किया गया। और वो आदमी युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात संपत्ति खरीदा हो। युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात उस संपत्ति को खरीदा। एक तो केस इसमें लिख लीजिए कि युक्तियुक्त सावधानी का क्या मतलब। केस है गुरमेल सिंह वर्सेस ऊधम कौर। गुरमेल सिंह वर्सेस ऊधम कौर।
ये पॉइंट बेटा हमने शुरू में ही बताया था कि एक ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा किया गया ट्रांसफर कब वैलिड होगा, उसकी शर्तें मैंने 5 बताई थी। वही पहली शर्त में हम लोग उतना डिटेल में गए थे, बाकी 2 3 4 जो है बहुत शार्ट में खत्म हो जा रहा है। एक हम शुरू में ही लिखवाए हैं। तो क्या हमने कहा कि ट्रांसफर सप्रतिफल हुआ हो और युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात उस संपत्ति को खरीदा गया। अब ये युक्तियुक्त सावधानी क्या है? गुरमेल सिंह वर्सेस उधम कौर के केस में 1999 की केस है। गुरमेल सिंह वर्सेस उधम कौर के केस में कोर्ट ने कहा था ऐसी सावधानी, मतलब उसकी कसौटी क्या है? ऐसी सावधानी जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इतनी कीमत की संपत्ति को खरीदने में बरतता। ऐसी सावधानी जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इतनी कीमत की संपत्ति खरीदने में करता। तो उतनी सावधानी आपको बरतनी है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तब तो भाई अलग बात है, तब वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। यहाँ तक तो यह है कि भाई आदमी तरबूज भी खरीदने जा रहा है तो सोच रहा है कि एकदम लाल वाला निकल के आए। और तरबूज वाला भी जानता है इनको लाल वाला चाहिए, 2 3 ठो उठा के ठोक ठोक के देखता है, फिर उसके बाद चौथा उठा के दे देता है। आपको भी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ ठीक वाला दिया है। अब भैया ये वाला ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, लाल है एकदम, खाई पीजिए खाइए। अब ये हमको समझ में नहीं आता कि वो तरबूज वाला आखिर सफेद वाला किसको देना चाहता है। सबको तो लाली वाला दे रहा है बेचारा, उठा के खोज के, आप अपरिचित हैं तब भी वो सेलेक्ट करके ही देगा। अच्छा, तो खराब वाला किसको देने के लिए वो बचा के रखा है? अपने परिवार को। तो युक्तियुक्त सावधानी जब आप तरबूज खरीदने में कर रहे हैं, तो अगर कोई संपत्ति, हम जो संपत्ति 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 कर रहे हैं, किस प्रकार की संपत्ति की बात कर रहे हैं? इमूवेबल। क्यों? कैसे पता चला? है? कैसे कैसे? एक 38 से लेके आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने में तो सावधानी बरतेंगे। तो गुरमेल सिंह और उधमपुर, इतनी सावधानी का स्तर क्या होगा? हाँ, सामान्य व्यक्ति उतनी कीमत की संपत्ति अगर खरीदता है तो कितनी सावधानी बरतता है, बरतेगा उतनी ही सावधानी। 5वां है कि ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी को गुड फेथ लिया। गुड फेथ में खरीदा। गुड फेथ का मतलब समझते हैं? गुड फेथ का मतलब यह है कि उसने ये भरोसा किया कि जिस आदमी से मैं संपत्ति खरीद रहा हूं, उस आदमी को संपत्ति को बेचने का हक है, वो सही चीज दे रहा है। एक तो केस लिख लीजिए, ब्रह्मदाम्बल एजेंसी की केस है। ब्रह्मदाम्बल एजेंसी वर्सेस रामास्वामी।
ब्रह्मदाम्बल एजेंसी वर्सेस रामास्वामी की केस। ए नाम का व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को, यानी ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की कीमत अच्छी खासी है और उस प्रॉपर्टी को बेचने की बात बी नाम के व्यक्ति से हुई थी 3 लाख रुपए, और ये प्रॉपर्टी सी नाम के व्यक्ति को बेच दी गई 61,000 रुपए। 61,000 रुपए में उसने वो प्रॉपर्टी ले ली जिस प्रॉपर्टी की कीमत 3 लाख के आसपास, और 3 लाख के आसपास ही नहीं है बल्कि उस प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ 3 लाख में हुआ भी, और ये कहता है कि मैंने गुड फेथ में ली। ये गुड फेथ में नहीं, आपको पता था कि कुछ तो लोचा है, इस वजह से आप ले रहे हैं। अदरवाइज कोई इतने महंगी प्रॉपर्टी इतने कम पैसों में क्यों देगा? अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो क्यों देगा? जरूर लड़के में कोई खोट है। दहेज नहीं ले रहा है, सोच रहा है जल्दी से शादी हो जाए, इसका मतलब जल्दी जल्दी का काम हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो है, इतना अच्छा तो नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति कर ले तो ये बात क्लियर है कि उसने गुड फेथ में तो नहीं किया, उसको ये बात पता थी कि इनको ट्रांसफर करने का हक नहीं था और फिर भी हमको जल्दी जल्दी में कम पैसों में ट्रांसफर कर, तो उतना रिस्क तो हम ले ही लेंगे, इतने कम पैसों में प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। अब हम लोग टार्ट की क्लास में घुस रहे हैं, लेकिन पूरा कर दें इस टॉपिक। अभी कुछ बचा भी है, खत्म नहीं हो गया। हम लोगों ने आज टॉपिक जो पढ़ा वो था ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। अब हमने यही देखा कि ऑस्टेंसिबल ओनर का कॉन्सेप्ट है क्या चीज, कि एक पर्सन जिसका किसी प्रॉपर्टी पर पोजीशन है, उसका टाइटल डीड्स में नाम है और वो प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, तो ये व्यक्ति ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति तो मालिक नहीं है, लेकिन जिसको ट्रांसफर करता है वो मालिक हो जाता है। ये ऐसा हो कैसे जाता है? क्योंकि इस प्रोविजन के अंतर्गत ऐसी ही बात की गई, जबकि सामान्य नियम ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने से बेटर टाइटल दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जितना है उतना ही दूसरे को दे सकता है, उससे ज्यादा वो दूसरे को नहीं दे सकता। ये प्रोविजन आया कहां से? सेक्शन 41 में, राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन के केस से। अब शर्तें क्या क्या है? कोई एक्चुअल ओनर ना होते हुए भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तो वो ओनर हो जाएगा। ये कब लागू होगा? कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा ट्रांसफर हो और वो ऑस्टेंसिबल ओनर एक्चुअल ओनर की कंसेंट से बना हो, ट्रांसफर कंसिडरेशन के साथ हो, जिसने खरीदा था सम्यक सावधानी और सतर्कता बरती थी और गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया था। तो अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है? जिसका टाइटल डीड में नाम हो, पोजीशन हो, और तो इसलिए वो क्या कहलाता है? ऑस्टेंसिबल ओनर। मत देखने से वो स्वामी ही लग रहा है, सब लक्षण होते हुए भी स्वामी नहीं है, तो हम उसको स्वामी नहीं कह सकते, उसको हम दृश्यमान स्वामी कहेंगे। और दृश्यमान स्वामी कैसे पता चलेगा कि कोई एक्चुअल में किसी प्रॉपर्टी का ओनर है कि ऑस्टेंसिबल ओनर है? तो ये जयदयाल पोद्दार, ये केस याद रखिएगा, राम कुमार कुंडू और जयदयाल पोद्दार की केस इस टॉपिक वर्सेस बीबी हजारा की केस जो है उसमें बताया गया था कुछ गाइडलाइन, 5 गाइडलाइन बताई थी, कुछ बाद में एक और जोड़ दिया गया, इसलिए मैंने 6 कर दिया। तो 5 गाइडलाइन बताई गई थी कि कैसे पता चलेगा। तो ये है कि क्रय धन का स्रोत, पक्षकारों के बीच संबंध कैसा है, कब्जे का स्वभाव कैसा है, किसका उस डीड पर कब्जा है, दोनों में रिलेशन कैसा है, मोटिव उसको बेनामी बनाने का किसके पास है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तय होगा कि वास्तव में जिसके पास, जिसके कब्जे में, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल ओनर है या ऑस्टेंसिबल ओनर।
फिर उसके बाद हमने गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी वर्सेस सुमेन मुखर्जी की केस देखी थी। उसमें यही था कि एक पिता पुत्र डिस्प्यूट था। कोर्ट ने ये माना कि पिता की ही प्रॉपर्टी है, एक्चुअल ओनर फादर है, सन जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर ही होगा, क्योंकि उसके पास पैसा खरीदने का जो है वो साधन नहीं था और दोनों के बीच संबंध चूंकि ऐसे थे जिसमें लगा कि वही बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा कि वो व्यक्ति ऑस्टेंसिबल है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल ओनर पर होगा जो कह रहा है कि हम एक्चुअल हैं। तो बाकी लॉ जो यही मान के चलती है कि जिसके पोजीशन में है, जिसके नाम से, उसी की प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद दूसरी शर्त आई अभी को कि ऑस्टेंसिबल ओनर एक्चुअल ओनर की कंसेंट से प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हो, उसमें डॉक्यूमेंट में नाम जो है उसके कंसेंट से ही हो, और एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट हो सकते हैं। तीसरा है कि कंसिडरेशन सब प्रतिफल हो, यानी विथ कंसिडरेशन किया गया हो, और उसके बाद होगा सम्यक सावधानी और सतर्कता बरती गई हो। गुरमेल सिंह वर्सेस उधम कौर की केस, कितनी सावधानी, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ऐसे मामलों में जो बरतता है। और फिर उसके बाद ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी को गुड फेथ में लिया हो, यानी इनको भी कुछ पता नहीं था। अगर इनको ये बात पता थी कि ये मालिक नहीं है, अब फिर भी प्रॉपर्टी ले लिए हैं, तब उस प्रॉपर्टी में इनका हक नहीं होगा। ब्रह्मदाबल एजेंसी वर्सेस रामास्वामी, 3 लाख की संपत्ति 61,000 में ले ली और कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं। कोर्ट ने माना कि ना बेटा, तुझको सब पता। अब वो परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में ऑस्टेंसिबल ओनर वाला रूल लागू नहीं, यानी इस नियम का क्या है, अपवाद। एक्सेप्शन हो गए। सेक्शन 41 के रूल इस मामलों में लागू नहीं। अवयस्क के मामलों में अवयस्क के मामलों में अवयस्क के मामलों में मतलब माइनर के साथ तो ऐसा कोई नियम लागू हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, बिना प्रतिफल के, बिना प्रतिफल के किए गए अंतरण में ये बात कहीं लग रही है कहीं कि बिना कंसिडरेशन के किए गए ट्रांसफर में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है कि वो लागू ही तब होगा जब कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर। तो बिना कंसिडरेशन के किए गए ट्रांसफर में लागू नहीं होगा। चल संपत्ति के मामलों में ये भी स्पष्ट है। नीलाम द्वारा विक्रय के मामलों में नीलाम द्वारा यानी ऑक्शन सेल जो होता है, न्यायालय की सहमति या न्यायालय द्वारा सेल के मामलों में नेक्स्ट लिस पेंडेंस के मामलों में
मैंने वाद के विचाराधीन होने पर, लिस पेंडेंस का मतलब होता है वाद के विचाराधीन होने पर। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 47 ठीक, ऐसे मामलों में ये ऑस्टेंसिबल ओनर का रूल लागू नहीं। ठीक है, हमारे टार्ट के लिए समय रोज कम हो जा रहा है, हालांकि टार्ट बहुत बड़ा है भी नहीं। चलिए ठीक है, फिर किसी को कोई क्वेश्चन दिमाग में, कोई कंफ्यूजन? पीपीए की क्लास कौन सी नंबर की है? 19 है, 29 कर दिया है। लिस्ट पेंडेंस के मामलों में बेटा मैंने जो लिखा है 6 पॉइंट, उसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के लेके कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी पेंडिंग है और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो चाहे ऑस्टेंसिबल ओनर करे वो वैलिड नहीं होगा, है ना। ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा किए गए ट्रांसफर की सारी कंडीशन फुलफिल होगी भी, तब भी वो वैलिड नहीं होगा यदि उस प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है। क्लियर? थैंक यू संगीता, जागृति, दिव्या, पुष्पांजलि, कोमल। थैंक यू।